नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर देखा था कि जो चर्चा कर रहे थे हम लोग सुकरात और सोफिस्ट विचारकों पर या पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर, उसी कड़ी में आज दोस्तों हम लोग प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्लेटो को समझने से पूर्व अगर हम लोग यूनान के जो प्लेटो के पूर्व राजनीतिक चिंतन हुए यूनान में, उनको समझ लेते तो प्लेटो को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, उसी कड़ी में अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने यूनान के सोफिस्ट विचारकों और सुकरात प्लेटो के गुरु पर चर्चा की हुई है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको प्लेटो को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, किसी भी विचारक को समझने से पूर्व उसके जीवन शैली, उसकी कार्यशैली या उसका जन्म के समय जो समय काल था, उसको समझने का अगर प्रयत्न करें तो उस विचारक को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो पैरेक्टिनी थे। माता का नाम पैरेक्टिनी था, पिता का नाम एरिस्टोन था, और दोनों एक राजवंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों? राजवंश से। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सोलन वंश है। ये जो इनके पिता थे कार्ड्स वंश से संबंधित थे। ये जो कार्ड्स वंश के लोग थे ये यूनान के अंतिम राजा थे। यूनान के अंतिम राजा थे, ये अंतिम राजा थे, ये उससे संबंधित थे। इस वजह से दोस्तों प्लेटो का जो जन्म हुआ वो एक कुलीन परिवार में हुआ, और बचपन से ही इनको सक्रिय राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि थी। और इनके जो गुरु थे वो सुकरात थे। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि प्लेटो का जन्म एक कुलीन परिवार में होता है, तो उनका जो खान पान था या उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी बहुत ही अच्छी हुई। खान पान दोस्तों इसलिए क्योंकि जो प्लेटो थे उनका बचपन का नाम अरिस्टोक्लीस था। जो उनका पारिवारिक नाम था वो अरिस्टोक्लीस था। क्या नाम था दोस्तों? अरिस्टोक्लीस। अरिस्टोक्लीस उनके बचपन का नाम था। और इनके जो मैंने खान पान के बारे में जो बात बताई आपको, उससे संबंध ये है कि ये मुख्यतः जो इनका शरीर था बहुत ज़्यादा सुडौल था, और इनके शरीर में प्लेटें पड़ी हुई थी। जैसे कि आज हम दोस्तों देखते हैं आधुनिक काल में कि जो लोग जिम जाते हैं और उनके जो शरीर होते हैं वो उनके शरीर में प्लेट्स बन जाती हैं, कट्स बन जाते हैं। उसके कारण उनका भी जो जिस तरह से उनका शरीर था उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कट्स बने थे, जिसके कारण उनके जो गुरु थे, व्यायाम शिक्षक थे, उनको प्लेटोन के नाम से बुलाते थे। दोस्तों ध्यान देना, प्लेटोन के नाम पे बुलाते थे। प्लेटो के जो व्यायाम शिक्षक थे वो उनको प्लेटोन के नाम पे बुलाते थे। तो यही प्लेटोन नाम आधुनिक काल में क्या पड़ गया? प्लेटो। यही आधुनिक काल में इनका नाम प्लेटो पड़ गया। और जो इनके गुरु थे सुकरात थे, जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। और इनके जो शिष्य थे वो अरस्तु थे। ये एक बौद्धिक परंपरा थी। दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे, सुकरात, इसके बाद इन्होंने अपने विचार दिए प्लेटो को, इन्होंने अपने विचार दिए अरस्तु को। ये एक यूनान की बौद्धिक परंपरा थी जिसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और अपने विचार एक दूसरे में ट्रांसफर करते गए। दोस्तों यहाँ पे इनके शिष्य का बताना इसलिए भी जरूरी है कि जो अरस्तु थे वो राजनीतिक विज्ञान के जनक कहलाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और इनके और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी अरस्तु ने ही प्लेटो को किया है। प्लेटो के शिष्य जरूर थे ये, प्लेटो इनके गुरु जरूर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज, सबसे ज़्यादा आलोचना अरस्तु ने ही अपने गुरु की हुई है। इसके बाद इनके एक मित्र हुए दियोन। इनके बारे में चर्चा करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको समझने के लिए दियोन। क्योंकि दोस्तों
जब 399 ईसा पूर्व में सुकरात को जहर दे दिया जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया प्लेटो को सक्रिय राजनीति में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि वो एक कुलीन परिवार से संबंधित थे। और उस समय जब ये 20 वर्ष की आयु थी तब ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुकरात के पास आते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुकरात के पास आते हैं और लगभग 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक दोस्तों? लगभग 8 वर्षों तक सुकरात के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। 8 वर्षों तक सुकरात के चरणों में बैठकर ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो सुकरात के विचार थे वो प्लेटो में आ जाते हैं यहीं पर, क्योंकि 8 वर्षों का समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है और ये 8 वर्षों तक ये सुकरात के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उस समय जो यूनान में जो शासन व्यवस्था होती है बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण शासन व्यवस्था वहाँ पे चल रही होती है, कि लोगों को, जो राजा लोग होते हैं वहाँ का, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो जनतांत्रिक व्यवस्था थी या जो राजतंत्र थे वहाँ के, वो जनता के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे थे। अपने व्यसनपूर्ण कार्यों में वो लोग लगे हुए थे, व्यस्त थे, जिसके कारण वो जनता के बारे में, जनता के हितों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे। इसी का विरोध जब सुकरात ने किया तो उनको जहर दे दिया गया था। और जब ये घटना प्लेटो के सामने घटती है तो इनके जो दिमाग पे या इनको बहुत ज़्यादा मानसिक आघात पहुंचता है। और इसी विषय में फोस्टर ने लिखा है कि 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया। फोस्टर का एक कथन है कि 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। जब ये 399 ईसा पूर्व में यूनान में जब सुकरात को जहर दिया जाता है तो ये उस घटना को देखकर प्लेटो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दोस्तों उस घटना से प्लेटो पे इतना असर होता है कि यूनान छोड़कर चले जाते हैं, और ये यूनान छोड़कर मोगरा चले जाते हैं। एक वहाँ पे नगर राज्य था, मोगरा, ये मोगरा चले जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद लगभग वहाँ से 12 वर्षों का इनका इतिहास अज्ञात सा रहता है, क्योंकि इस टाइम पे वो सिसिली या यूनान के जो नज़दीक के जो निकटवर्ती राज्य थे, स्टेट थे, वहाँ पे सिटी स्टेट्स थे, वहाँ पे जाते हैं। और कहने को यहाँ तक भी मिलता है सुनने को कि ये भारत तक आए थे, भारत के गंगा के तट के किनारे तक भी आए थे ये। और ये जब 12 वर्षों के बाद इसी टाइम पे सिसिली भी जाते हैं दोस्तों, सिसिली जाते हैं और यहीं पे इनकी मुलाकात इनसे होती है, दियोन से। ये जब 12 वर्षों तक ये घूमते रहते हैं तो इसी टाइम पीरियड में, समय के काल में ये सिसिली पहुंचते हैं और सिसिली में इनकी मुलाकात दियोन से होती है। इनसे इनकी मित्रता हो जाती है, बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है दोस्तों। और जब ये वापस यूनान आते हैं, यूनान दोस्तों वापस कब आते हैं? 386 ईसा पूर्व में। 386 ईसा पूर्व में यूनान वापस आते हैं और ये वापस आकर इन्होंने एक एकेडमी खोली, वहाँ पे शिक्षणालय खोला कि लोगों, जैसे कि इनके गुरु भी लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे, उसी पद चिन्हों पे ये भी चले और उन्होंने एक शिक्षणालय खोला जिसका नाम दोस्तों एकेडमी था। क्या नाम था दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिएगा, एकेडमी था दोस्तों उसका नाम। एकेडमी इन्होंने खोली और इसी एकेडमी से लगभग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो शिक्षण का कार्य था यूनान में या तत्कालीन समय में जो शिक्षण का कार्य था वो इस एकेडमी ने भरपूर किया। और लगभग 900 वर्षों तक दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 900 वर्षों तक ये अध्यापन कार्य करती रही। इसी एकेडमी में इनके जो प्रिय शिष्य थे वो अरस्तु यहीं पे पढ़ते थे, इसीलिए मैंने अरस्तु के यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है कि जो अरस्तु थे वो इसी एकेडमी में पढ़ते थे। और इसी एकेडमी के इन्होंने मेन द्वार पे लिख रखा था कि जयमती से, दोस्तों देखिएगा, जयमती से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। दोस्तों इन्होंने अपने एकेडमी के बाहर क्या लिख रखा था उसके मुख्य द्वार पे कि जिसको तर्कशास्त्र नहीं आता हो, जिसको जयमती ना आती हो, वो यहाँ पे प्रवेश ना करे। और इनकी जो एकेडमी थी मुख्यतः तर्कशास्त्र, भौतिक विषय या जो तर्कशास्त्र और भौतिक विषय या जो गणित थी जयमती से,
उसी से संबंधित ज्ञान देती थी, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि जिसको तर्कशास्त्र के बारे में ज्ञान है वही दार्शनिक राजा बन सकता है। क्योंकि अभी हम लोग इस दार्शनिक राजा और आदर्श राज के बारे में बात करेंगे आगे। तो उसी के उद्देश्य के फलस्वरूप, उसी उद्देश्य को व्यावहारिकता में लाने के लिए इन्होंने उसके बाहर ही लिख रखा था कि जयमती से अपरिचित व्यक्ति हमारी अकेडमी में प्रवेश ना करें। और ये दोस्तों जो इनकी एकेडमी थी, ये रोमन सम्राट हुए जस्टिनियन, इन्होंने 522 ईसा पूर्व में इसको बंद करा दिया था। 522 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने एकेडमी को बंद करा दिया, लेकिन बंद कराने तक लगभग 900 वर्षों तक इसने यूनान में शिक्षण का कार्य भरपूर तरीके से किया। और ये यूनान का या पाश्चात्य जगत का पश्चिमी देशों का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ये यूनान की या वेस्टर्न कंट्री की, इसको ये दर्जा प्राप्त है। और दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं इनके मित्र दियोन के बारे में। जब इनकी मुलाकात दियोन से होती है तो ये जब वापस पुनः आके अपना शिक्षणालय खोलते हैं 386 ईसा पूर्व में। और इसी समय दोस्तों ध्यान देना, इसी समय इन्होंने रिपब्लिक की रचना की। इनकी बहुत ही फेमस किताब है रिपब्लिक। दोस्तों अभी हम लोग आगे किताबों के बारे में इनकी बात करेंगे। इन्होंने उसी समय रिपब्लिक की रचना की और ये लगभग 10 भागों में बटी हुई है। 10 भागों में रिपब्लिक बटी हुई है। और इसमें इन्होंने दार्शनिक राजा के बारे में मुख्यतः बताया हुआ है कि दार्शनिक राजा को क्या करना चाहिए, दार्शनिक राजा के क्या कार्य हैं, आदर्श राज्य में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में रिपब्लिक में इन्होंने बता के रखा हुआ है। और इसी रिपब्लिक में जब इन्होंने दार्शनिक राजा के बारे में बताया, क्योंकि ये किताब लगभग जब अकेडमी की शुरुआत हुई 386 ईसा पूर्व में, तो इसकी शुरुआत के 10 वर्षों तक इस किताब को लिखने में 10 वर्ष लगे, वर्षों तक लिखी गई है किताब। तो जब ये किताब लिख जाती है, तो जब ये इस किताब के बारे में इनके मित्र दियोन को पता चलती है, दियोन को इसको बारे में पता चलता है, तो इन्होंने प्लेटो को निमंत्रण दिया कि सर आप आइए हमारे राज्य सिसिली के सिराक्यूज में। सिराक्यूज में उस समय वहाँ पे जो राजा शासन कर रहे थे डियोनिसियस प्रथम, जो वहाँ पे शासन कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। सिसिली के जो राजा थे उनकी वहाँ पे जब मृत्यु हो जाती है डियोनिसियस प्रथम, तो वहाँ पे उनके जो पुत्र थे, जो वहाँ के राजकुमार थे, जब वो शासन गद्दी पे बैठते हैं डियोनिसियस सेकंड, तो इन्होंने उनको बताया दियोन ने कि आप हमारे राज्य में आइए और अपने जो आदर्श राज्य की संकल्पना है, आदर्श राजा की संकल्पना, दार्शनिक राजा की संकल्पना है, उसको पूरा करिए आके। और इनके निमंत्रण पे ये दियोन के निमंत्रण पे सिसिली पहुंचते हैं और उन जो वहाँ का राजा था डियोनिसियस प्रथम, उसको आदर्श शिक्षा देते हैं। और शुरुआत में दोस्तों ये काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं, काफ़ी हद तक वो सफल होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनको असफलता प्राप्त होती है। और क्योंकि वहाँ का जो मंत्रिमंडल था, उनके राजा का जो मंत्रिमंडल था, वो डियोनिसियस प्रथम को, सॉरी द्वितीय को भड़का देता है, उनको उनके बारे में ये बताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दियोन दार्शनिक राजा बनाने के चक्कर में कहीं आपको पद से हटा ना दें और प्लेटो स्वयं खुद राजा ना बन जाए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है जो डियोनिसियस सेकंड होता है, और जो इनके मित्र थे दियोन को वो दंड देता है और प्लेटो को वहाँ से जाने पे मजबूर कर देता है। प्लेटो फिर सिसिली छोड़ के, सिराक्यूज छोड़ के वापस आ जाते हैं, लेकिन जो इनके मित्र थे दियोन, इनको दंड मिलता है और दंड के फलस्वरूप इनको देश निकाला दे दिया जाता है और इनकी पत्नी का विवाह किसी दूसरे इंसान से, दूसरे व्यक्ति से करा दिया जाता है। और इनको एक पत्र लिखा जाता है दियोन को कि यही आपकी सजा है, हम आपको मृत्युदंड नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये सजा दे रहे हैं, आप हमारे देश से चले जाइए और आपकी पत्नी का विवाह हम किसी दूसरे व्यक्ति से करा दे रहे हैं। दोस्तों इसी क्रम में जब ये वापस चले जाते हैं दोस्तों 361 ईसा पूर्व में, दोस्तों देखिएगा
361 BC में ये पुनः सिराक्यूज आने का निमंत्रण देते हैं। दियोनिसियस द्वितीय जो होते हैं वो इनको पुनः सिराक्यूज आने का निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, एक बार फिर से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और हम दार्शनिक राजा बनने को तैयार हैं। तो ये जो इनकी पहली यात्रा हुई वो दोस्तों कब हुई थी? जब ये 12 वर्षों तक अज्ञात थे, तब इनकी पहली यात्रा सिसिली को हुई थी। दूसरी यात्रा कब हुई? जब ये दियोन के बुलाने पे वापस जाते हैं सिराक्यूज। इनकी ये तीसरी यात्रा होती है। अपनी ये तीसरी यात्रा को लेकर काफी भ्रमित होते हैं, काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि अब ये सिराक्यूज नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो पिछला एक्सपीरियंस था, पिछला अनुभव था, बहुत ज्यादा कटु था, इसलिए अब ये नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इनके एक मित्र थे, दार्शनिक मित्र थे, अर्खितास। दोस्तों क्या नाम था उनका? अर्खितास उनका मित्र का नाम था। अर्खितास एक दार्शनिक मित्र थे इनके समझाने पे और इनके कहने पे ये पुनः अपनी तीसरी यात्रा करते हैं और ये सिसिली पहुंचते हैं, सिराक्यूज पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके साथ फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है और ये इनको बंदी बना लिया जाता है, प्लेटो को वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि अर्खितास की मदद से ये पुनः इनको बंदी गृह से इनको छुड़ा लिया जाता है और ये पुनः लौट आते हैं यूनान। इसके बाद ये कभी सिराक्यूज नहीं जाते और आदर्श राज की संकल्पना इनकी यहीं से खत्म हो जाती है और ये फिर व्यवहारिक राज के बारे में सोचने लगते हैं। अब दोस्तों हम इनकी किताबों के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि प्लेटो ने जो अपनी किताबें लिखी हुई हैं वो किस किस परिस्थितियों में लिखी हुई, उनमें क्या क्या दिया हुआ है। जो इनकी मेन किताबें, जो मुख्य किताबें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनकी जो किताबें थी लगभग 38 किताबें, 38 किताबें इन्होंने लिखी हुई हैं। और दोस्तों एक दिलचस्प बात बताएं आप लोगों को कि प्लेटो को किताबों को लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, किताबें लिखना प्लेटो नहीं पसंद करते, लेकिन फिर भी इनकी लगभग 38 किताबें, 38 किताबें प्रकाशित हुई हैं। उनमें से कुछ मुख्य किताबें ये जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई दिख रही हैं, ये हैं। इनमें से भी दोस्तों इनकी जो 3 मुख्य किताबें हैं, 3 इनकी मुख्य किताबें हैं, एक रिपब्लिक, दूसरी स्टेट्समैन और तीसरी द लॉज। इनकी ये 3 किताबें हैं जो इनकी मुख्य किताबें हैं। इन्हीं 3 किताबों की वजह से प्लेटो को जाना जाता है और सर्वाधिक इस किताब की वजह से प्लेटो को ख्याति प्राप्त हुई है, रिपब्लिक की वजह से। रिपब्लिक दोस्तों इन्होंने लगभग 41 वर्ष की अवस्था में लिखी है, यानी एक तरह से युवा अवस्था से थोड़ी सी ज्यादा उम्र इनकी हुई है। 41 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रिपब्लिक लिखी हुई है। और जो ये इन्होंने द स्टेट्समैन लिखी हुई है वो लगभग 67 ईयर्स में लिखी हुई है। आपको ये एज हम इसलिए बता रहे हैं, इससे इनके जो विचार थे उनको समझने में थोड़ी आसानी होगी। और जो आपने आखिरी किताब लिखी है वो द लॉस लिखी हुई है, जो 80 ईयर्स प्लस 81 ईयर्स में लिखी हुई है, जब इनकी मृत्यु हुई है। जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय भी अपनी किताब को ये लिख रहे थे, मतलब पूर्ण नहीं हुई थी इनकी किताब, उसी के लेखन कार्य में व्यस्त थे। इसी टाइम पीरियड में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अब इनकी किताबों के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो रिपब्लिक थी इसमें इन्होंने दार्शनिक राजा के बारे में बात बताई है और दार्शनिक राज के बारे में बात बताई है। दार्शनिक राजा, दार्शनिक राजा और आदर्श राज, आदर्श राज। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि इन्होंने जो अपनी रिपब्लिक किताब थी इन्होंने दार्शनिक राजा के बारे में बताया और आदर्श राज के बारे में बात की है। दोस्तों जो इन्होंने आदर्श राज के बारे में इन्होंने बात की उसका क्या रीजन रहा, इन्होंने जो उसमें एक ऐसा राज के बारे में इन्होंने बात की कि जो भविष्य में, मतलब वर्तमान काल में या भविष्य में या जो भूतकाल हुआ, प्लेटो का समय हुआ, उस समय वो राज नहीं आ पाया व्यवहारिकता के रूप में। तो इनके सामने दोस्तों अगर इनकी परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा कहें तो उस समय की परिस्थितियों में हम देखेंगे कि प्लेटो के सामने जब 399 ईसा पूर्व में
सुकरात को जहर दिया जाता है, तो उस समय जो प्लेटो के जो विचार बदलते हैं, उनका जो रुचि थी सक्रिय राजनीति में, उससे इनका बिल्कुल से विश्वास उठ जाता है और मन एक तरह से बदल जाता है कि वो सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लेंगे। इनके पास मौका था दोस्तों उस समय, क्योंकि जब प्लेटो सुकरात को जहर दिया गया उस समय यूनान में 30 अतताई शासकों का राज था, जो कि कुलीन परिवार से संबंधित थे और प्लेटो के ही परिवार के लोग थे। वो प्लेटो को भी ये निमंत्रण दिया गया कि आप भी आइए और इस शासन में शामिल हो जाइए, कोई पद लीजिए और आप शासन करिए इस पर। लेकिन प्लेटो ने मना कर देते हैं पूर्णतः उनको। और प्लेटो के सामने जब प्लेटो के जीवन काल के समय, प्रारंभिक काल के समय जब उनको जहर दिया जाता सुकरात को, तो उसमें जो इनका मानसिक आघात पहुंचता, उसी के लिए इन्होंने मतलब ये निश्चय ले लिया कि जो हमारे काम गुरु कर रहे हैं तो वही काम हम करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे राज्य करना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसा राज्य में शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों का कल्याण हो, सद्गुण की प्राप्ति हो सके। तो उसी क्रम में इन्होंने एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसको यूटोपिया कहते हैं इंग्लिश में। यूटोपिया मतलब एक स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राज्य, जिसकी उन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की कि एक ऐसा राज्य होगा कि जो बिल्कुल स्वर्ग की तरह होगा, जिसको इन्होंने यूटोपिया बोला हुआ है। और उसी आदर्श राज्य में एक राजा होगा जिसको उन्होंने आदर्श राज्य राजा बोला हुआ है। तो दोस्तों इसकी जब संकल्पना प्रस्तुत की, तो इसी के टाइम के बाद आप लोगों को पीछे भी हम लोगों को हमने बताया कि इनके जो मित्र थे दियोन, उनकी कहने पर ये जब सिसिली के सिराक्यूज जाते हैं दियोनिसियस सेकंड की सहायता के लिए, तो इसी रिपब्लिक से प्रभावित होकर जो उनके दियोन मित्र थे उनको निमंत्रण देते हैं। और जब दियोन इनको निमंत्रण देते हैं तो ये जाते हैं दोस्तों ये जाते हैं और उनको शिक्षित करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। और इसके बाद जब ये पुनः जाते हैं 367 ईस्वी में 367 बीसी में, तो ये पुनः फेल हो जाते हैं, पुनः असफल हो जाते हैं और आ जाते हैं। तब इनके जीवन में मतलब एक बहुत ज्यादा फिर से एक बार बदलाव आता है और इन्होंने जो आदर्श राज्य की संकल्पना थी उसको पूरी तरह से त्याग देते हैं और एक व्यवहारिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं का परिणाम थी इनकी द स्टेट्समैन और द लॉस। दोस्तों आप इनका जो एज पीरियड देख रहे हैं, इन्होंने जो अपनी किताब लिखी 360 बीसी में लिखी, तब इनकी उम्र 67 इयर्स की रही थी। और जो इन्होंने द लॉस लिखी है वो 347 ईसा पूर्व लिखी अपने मृत्यु के कुछ समय पहले, मृत्यु के टाइम पर, तब इनकी उम्र 81 वर्ष की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम पाते हैं कि जो द स्टेट्समैन लिखी है विधि की बात करती है, विधि के शासन की बात करती है, और द लॉस में संविधान का वर्गीकरण किया गया। जो अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में किया हुआ है वही प्लेटो ने अपनी द लॉस में किया हुआ है। शायद इसी से प्रेरित होकर अरस्तु ने अपनी किताब लिखी हो या जैसे भी हुआ हो, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। और इनकी मुख्य यही 3 किताबें हैं, नंबर 1 रिपब्लिक, दूसरी द स्टेट्समैन, तीसरी द लॉस। ये 3 इनकी मुख्य किताबें जिससे इनको यूरोप में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई और दार्शनिक जगत में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करने वाला अगर कोई विचारक हुआ वो प्लेटो हुए, क्योंकि जो दर्शन पद्धति थी उसके जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने इनकी जो अध्ययन पद्धति थी वो निगमनात्मक थी, डिडक्टिव मेथड था इनका, एक तरह से अनुमान लगाना, सामान्य से विशेष की ओर जाना वाली इनकी पद्धति थी। और दोस्तों इनकी किताबें जितनी आपके सामने लिखी हुई थी, इनसे और भी किताबें अगर आप वो लिस्ट देखना चाहें तो आप विकिपीडिया या गूगल कर सकते हैं। और रिपब्लिक में दोस्तों प्लेटो मुख्यतः न्याय की बात करते हैं। रिपब्लिक में दोस्तों प्लेटो मुख्यतः न्याय की बात करते हैं और इस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि न्याय की संकल्पना जो प्रस्तुत की प्लेटो ने रिपब्लिक में किस तरह से संकल्पना उसकी प्रस्तुत की है। दोस्तों जो इनकी रिपब्लिक थी उसका एक शीर्षक था जो इन्होंने यूनानी भाषा में लिखा हुआ, उसका जो यूनानी भाषा में रूपांतरण था उसमें इन्होंने लिखा हुआ डिकाई सुने। जो रिपब्लिक का शीर्षक था डिकाई सुने था, या उसका सब टाइटल था कंसर्निंग जस्टिस था, जिसका अर्थ होता है दोस्तों हिंदी में अगर हम देखें न्याय प्रबंध। न्याय प्रबंध यानी आप दोस्तों देखेंगे मुख्यतः रिपब्लिक जो थी न्याय की संकल्पना
को प्रस्तुत करती है और उसी से वो उसका अंत होता है। यानी न्याय के बारे में रिपब्लिक बात करती है और उसी में से उसका अंत हो जाता है। रिपब्लिक की पूरी किताब में न्याय के बारे में ही वर्णन किया गया है। इसी का इंग्लिश टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। यानी आप ये देखेंगे कि जो रिपब्लिक है उसमें न्याय के इर्द गिर्द ही सारी बातें हुई हैं। और इसी रिपब्लिक के बारे में कुछ महान विचारकों ने कुछ शब्द बोले हैं, कुछ अपने कथन कहे हैं। उनमें मार्कस ने क्या कहा है, मनुष्य के संपूर्ण दर्शन के विकास में एक प्रयास है रिपब्लिक का। और इसके बाद एक विचारक हुए नेटलशिप में दोस्तों कहा है कि मानव के संपूर्ण दर्शन का नाटकीय रूप है ये। रिपब्लिक के बारे में नेटलशिप ने कहा है कि मानव के संपूर्ण दर्शन का नाटकीय रूप है रिपब्लिक में। और एक विचारक और हुए बिल ड्यूरेंट ने कहा दोस्तों कि रिपब्लिक में सब कुछ है, रिपब्लिक में सब कुछ है। और इसी क्रम में एक विचारक और हुए रूसो ने कहा है, रूसो ने किताब लिखी अपनी इमाइल किताब लिखते हैं रूसो। और उसमें ये बताते हैं कि जो इमाइल मुख्यतः रूसो की शिक्षा पे लिखा हुआ रूसो का ग्रंथ है, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया हुआ है। तो उसी में रूसो बताते हैं कि जो रिपब्लिक लिखी है प्लेटो ने, शिक्षा पर लिखा गया सर्वाधिक बड़ा ग्रंथ है। रूसो का कथन है कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वाधिक बड़ा ग्रंथ है रिपब्लिक प्लेटो का। और दोस्तों ये सारी किताबें डायलॉग फॉर्म में लिखी, संवाद शैली में लिखी हुई हैं। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि प्लेटो को किताबें नहीं पसंद थी, किताबें लिखना नहीं पसंद थी। तो जैसे कि एक शिष्य एक गुरु आपस में बात करते हैं, तो उन्हीं की जो बातें थी उन्हीं के शिष्यों ने वो पांडुलिपि तैयार की, बाद में इनको प्रकाशित की गई। और एक अंग्रेज विचारक हुए बेंजामिन जोवेट एक विचारक हुए, बेंजामिन जोवेट, जिन्होंने इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया है। सारी जो प्लेटो की जो सारी किताबें थी आधिकारिक रूप से इनका इंग्लिश ट्रांसलेट किया हुआ है। इनका नाम बेंजामिन जोवेट था और इनकी सारी किताबें ग्रीक भाषा की लैंग्वेज में लिखी थी और उसी को इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। उनका नाम बेंजामिन जोवेट था, दोस्तों याद रखिएगा। और इनकी सारी किताबें डायलॉग फॉर्म में लिखी हैं, यानी संवाद शैली में लिखी हुई हैं। और इनकी सारी किताबें सुकरात को समर्पित हैं। एक तरफ सुकरात रहते हैं और प्लेटो, और दूसरी तरफ जो यूनान के दूसरे निवासी रहते हैं, थ्रेसिमेकस या सेफालस या कुछ और जो वहां के निवासी रहते हैं, तो आपस में संवाद शैली होती है। और उसी को इन्होंने पांडुलिपि के रूप में इन्होंने पिरोया है और ये किताबें हम लोगों के सामने आई हुई हैं। और दोस्तों इन्होंने जो यहाँ पे एक तो बात बता दें आप लोगों को कि जो इन्होंने राज की संकल्पना प्रस्तुत की, आदर्श राज की जो संकल्पना प्रस्तुत की, दोस्तों पीजीटी में एक सवाल पूछा गया था कि आदर्श राज्य, पिछले जो पीजीटी का एग्जाम हुआ अभी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी थी। प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी, दोस्तों याद रखना 50-40 जनसंख्या थी आदर्श राज्य की। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बता दिया कि जो प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या थी 50-40, यानी जितने भी वहां पे सिटी स्टेट्स थे उनमें हर अगर कोई आदर्श राज्य बनाया जाए तो उनकी जो जनसंख्या थी वो 50-40 थी। दोस्तों अब प्लेटो की जो बाकी दार्शनिक व्यवस्था है, दर्शन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे और दार्शनिक राजा पे बात करेंगे, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। प्लेटो के साम्यवाद पे बात करेंगे और संपत्ति के साम्यवाद पे बात करेंगे दोस्तों। और प्लेटो की जो भी इन्होंने जो संकल्पनाएं प्रस्तुत की है, जो भी इनके विचार है, उस पर बात करेंगे। तो उसको हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे, आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।